हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम सी एस मयंक अग्रवाल और मैं लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसके अंतर्गत सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हर चैप्टर से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। आज चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको एमसीक्यूज के फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, इसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है बेटा? सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, इसके अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी के हम फीचर हर एक इकोनॉमी का हम इकोनॉमिक सिस्टम का हम मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मेरिट डीमेरिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके लिए वीडियो की क्या ज़रूरत है? बेटा, मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। खास करके लास्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे मैं शुरुआत में आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करूंगा क्वेश्चन में, और फिर हम उसे क्लियर करेंगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अगर एग्जाम में इस तरीके के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट या क्वेश्चंस आते हैं उसे कैसे अप्रोच करना है, शांत दिमाग से कैसे सोचना है, जिससे कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि आखिरी के 5 क्वेश्चंस बड़े मज़ेदार, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपका इससे कन्फ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम, इज नॉट द सेंट्रल इकोनॉमिक problem? When to produce, what provisions are to be made for economic growth, both A and B, and how to produce? वीडियो को पॉज कर दिएगा हर एक एमसीक्यू के बाद और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बच्चा क्लास 11th पढ़ के आया वो सिर्फ पढ़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो वो टिक करके आ जाता है बी ऑप्शन। लेकिन सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में एक और बात दी गई है, दैट इज व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंतर्गत हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम सिर्फ एक प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे सिर्फ हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे या सिर्फ हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम दोनों गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्योंकि अगर किसी कंट्री में मशीनरी प्रोड्यूस ही नहीं होता है तो वहाँ पे फ्यूचर प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, वो उस कंट्री का जीडीपी ग्रो नहीं कर पाएगा स्पीडियर रेट से। इसी वजह से हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों प्रोड्यूस करने हैं, तो इनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें प्रोविज़न बनाने होते हैं। सो बी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी व्हेन टू प्रोड्यूस। सो व्हेन टू प्रोड्यूस इज नॉट द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द डिसीजंस टू बी मेड इन व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेते हैं तो हमें कौन कौन से एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे 2 बातें आती है। पहला, what type of the goods to be produced, and second, what is the quantity of the goods to be produced। ध्यान से समझिएगा, जब हम what to produce का डिसीजन ले रहे होते हैं तब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन से प्रकार का गुड्स प्रोड्यूस करना है, और सेकेंड, उस प्रोडक्ट को हम कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो कुछ बच्चे सिर्फ ए पे टिक करके आते हैं, कुछ बच्चे बी पे टिक करके आते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ लेसेस फेयर इकोनॉमी। सो लेसेस फेयर इकोनॉमी के इनमें से कौन से फीचर्स हैं? तो बेटा सबसे पहले तो आपको लेसेस फेयर इकोनॉमी पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया 3 इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन इन तीनों इकोनॉमी के अलग अलग नाम हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एक और नाम होता है लेसेस फेयर इकोनॉमी। लेसेस फेयर इकोनॉमी के अंतर्गत यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी मेन फीचर होता है,
प्रॉफिट मोटिव ड्राइविंग फोर्स होता है। इसके अंतर्गत प्राइवेट पार्टीज़ जो होती हैं या जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो डिसीजन लेती है किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने एंड एवरीथिंग एल्स। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें बहुत कम होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो ए कंपटीशन, बी को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सी नो रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस इन द प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डी बोथ बी एंड सी। तो ध्यान से समझिएगा, लेसिस फेयर इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा कंज्यूमर का उतना ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, क्या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है लेसिस फेयर इकोनॉमी में? नहीं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस ज़्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तीसरा है नो रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस इन प्राइस डिटरमिनेशन, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई से। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। तो लेसिस फेयर इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल प्राइस डिटरमाइन मार्केट फोर्सेस से होता है। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फीचर है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ इज इन अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय व्हाट? सोशल वेलफेयर मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो अगर प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस और एक्टिविटीज सेल्फ इंटरेस्ट से लिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो ये नहीं देखेगा किस डिसीजन से सोशल वेलफेयर हो रहा है या किस डिसीजन से समाज का भला हो रहा है। नहीं, उनका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट मोटिव। देयरफॉर वी हैव स्टडीड प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यस और नो? करेक्ट आंसर विल बी सेल्फ इंटरेस्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली कंसिडर्ड। जब भी वर्ड आता है ना, जनरली, मेनली, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर दिखेंगे आपको, लेकिन आपको उनमें से बेस्ट पॉसिबल या क्लोजली मतलब जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होगा उसको चूज़ करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली कंसिडर्ड बाय कैपिटलिस्ट इन डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस? क्या प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करते समय एक कैपिटलिस्ट को क्या ध्यान में रखना है? पहला, रिलेटिव प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए, रिलेटिव प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बी, एनालाइजिंग द डिमांड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, सी, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, और डी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब कैपिटलिस्ट, अब देखिए जैसा कि मैंने यहाँ क्या बताया था, आपको एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर मिल सकते हैं, लेकिन जो चारों ऑप्शंस दिए हैं ये चारों ऑप्शन कैपिटलिस्ट कंसिडर करता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन वो व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए कंसिडर नहीं करता, अलग अलग चीज़ों के लिए कंसिडर करता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक कैपिटलिस्ट जो है जब ये डिसाइड कर रहा होता है कि मुझे किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो वो ये ध्यान रखता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है ना। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो है वो कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस को एनालाइज करेगा और अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स को, ठीक है। अब बी, ए ऑप्शन जो है रिलेटिव प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट ये कब कंसिडर करेगा? ये कंसिडर करेगा वो जब वो डिसीजन ले रहा होगा हाउ टू प्रोड्यूस का, है ना, कि किस मेथड से प्रोड्यूस करना है। तो जहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा वहाँ पे वो मतलब जिस मेथड में वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा वो मेथड वो अप्लाई करेगा फॉर प्रोडक्शन। पेइंग कैपेसिटी के लिए, पेइंग कैपेसिटी कब कंसिडर करेगा? जब उसको डिसीजन लेना है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी और वो जो डिमांड करेगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये डिसीजन दिया जाता है कि व्हाट फ्यूचर प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब एक एमसीक्यू से हमने क्या टारगेट किया बेटा? 4 प्रकार के क्वेश्चन। इससे क्या समझ आता है कि क्वेश्चन 5 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं सेम ऑप्शंस के साथ। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली कंसिडर्ड बाय द कैपिटलिस्ट इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, तो फिर करेक्ट आंसर होगा ए। वो अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की जगह हो जाता कि फ्यूचर प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आंसर हो जाता क्या? डी।
अगर बोलता फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए कैपिटलिस्ट क्या कंसिडर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इससे आपको क्या पता चलता है, एक एमसीक्यू से हमारे 4 एमसीक्यू और बन सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का फायदा यही है बेटा कि मैं आप लोगों को सारा का सारा चैप्टर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर दूंगा। आप लोगों को बस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट के 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है कैपिटलिज्म का? ए, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, बी, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, और चौथा, लेस ऑफ मेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। कैपिटलिज्म में क्या क्या मेरिट्स होते हैं? तो यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना हाई होता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आएगा, जितना टेक्नोलॉजिकली साउंड प्रोडक्ट लेकर आएगा, उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा। तो ए ऑप्शन इज द मेरिट। सेकंड, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, चूंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, इसी वजह से वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कम करते हैं, कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी डिग्री ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये मेन स्टे है हम कैपिटलिज्म का, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो ये तीनों तो बेटा क्या है, मेरिट हैं। ठीक है, तो क्या मेरिट नहीं है? तो लेस ऑफ मेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस, ये डीमेरिट है किसका, कैपिटलिज्म का। अब ये मेरिट गुड्स क्या होता है सर? तो बेटा देखिए, मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको सरकार जनरली इंपॉर्टेंट समझती है, लेकिन लोग उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं और वो कंज्यूम नहीं करते हैं, बिकॉज वो उसके लिए प्राइस पे करना नहीं चाहते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन एक मेरिट गुड्स की कैटेगरी में आता है। सरकार इसीलिए 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन लेकर आती है, और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। इसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि सरकार हर एक बच्चे को शिक्षित करना चाहती है, एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ एज तक तो बच्चे पढ़ें, ऐसा वो चाहते हैं। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म ये सब कंसिडर नहीं करता है। कैपिटलिज्म को कोई मतलब नहीं है मेरिट गुड से, उनको मतलब है कि जो प्रॉफिट देगा उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी को किसने प्रोपाउंड किया था? ए, कार्ल मार्क्स, बी, फ्रेडरिक एंजल्स, सी, बोथ, डी, व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा पॉज करके वीडियो, क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कार्ल मार्क्स टिक करके आएंगे क्योंकि उनको जनरली पता है मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक और नाम आता है फ्रेडरिक एंजल्स का। दोनों लोगों ने ही मिल के क्या किया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रोपाउंड किया था, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बोथ, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑपरेट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी? कितने टाइप के सेक्टर मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं? अब जनरली बच्चा यहां पे क्या टिक करके आएगा, 2, यस और नो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से स्पेसिफिक ले जाएंगे तो इसमें 3 सेक्टर की बात की गई है। कौन कौन सा? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कंबाइंड सेक्टर। अब क्या होता है कंबाइंड सेक्टर, ध्यान से समझना। हमारा जो भारत है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इसमें समझना, इसमें प्योरली प्राइवेट एंटरप्राइज भी है। ठीक है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्योरली प्राइवेट है। दूसरा, पब्लिक एंटरप्राइज, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है, दैट इज योर रेलवेज, डिफेंस, हालांकि और तीसरा यहां पे आता है पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसके अंतर्गत कंबाइनली क्या करते हैं, दोनों ही सेक्टर काम करते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। आज हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पीपीपी मॉडल पे चल रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब अपने ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं चाहता है। अतिरिक्त बोझ कैसे नहीं आएगा उनके ऊपर, तो ध्यान से समझिएगा। जब एक ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का इक्वल एक्सेस होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे दो चीज़ें होती है। एक, गवर्नमेंट का मोटिव
भी फुलफिल होता है कि सोशल वेलफेयर करना है, और प्राइवेट सेक्टर का भी मोटिव फुलफिल होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। दोनों अपने अपने मोटिव के साथ जब आते हैं साथ में, इससे जनता को फ़ायदा होता है। रोड कंस्ट्रक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। नितिन गडकरी जी का अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें बार बार वो फोकस करते हैं पीपीपी मॉडल पे। मोदी सरकार का ज़्यादा फोकस हमेशा पीपीपी मॉडल पे रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के काम करें। तो क्या कितने टाइप के सेक्टर होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में? तो 3 टाइप के सेक्टर होते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में प्योरली प्रॉफिट मोटिव होता है, पब्लिक सेक्टर में प्योरली सोशल वेलफेयर होता है, और पीपीपी मॉडल पे दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसका अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इनमें से कौन सा कैपिटलिज्म का डीमेरिट है? ए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली आपको ये मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अंदर के लाइंस पढ़ोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो पहला इसमें से बोला है कि डीमेरिट क्या है कैपिटलिज्म का, तो देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब किसी भी कंपनी का मेन मोटिव क्या हो जाता है, प्रॉफिट मोटिव हो जाता है, तो उसको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती है कि इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको ये भी मतलब नहीं होता है कि कितना नुकसान वो प्रकृति को कर रहा है। वो सिर्फ किस पे काम करता है? प्रॉफिट मोटिव पे। अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डीमेरिट ऑफ द कैपिटलिज्म। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको? दूसरा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक डिसएडवांटेज ये है कि अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। ये बेसिक या क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी धारणा है कैपिटलिज्म के बारे में। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि चूंकि कैपिटलिज्म सिर्फ बात करता है प्रॉफिट मोटिव की, उसको मतलब नहीं है कि यहाँ पे गरीबों के नीड्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी आती है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जैसा कि मैंने बताया कि कंज्यूमर सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कंज्यूमर जो चाहता है कैपिटलिस्ट उसको प्रोड्यूस करके देता है। अगर कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा लेबर होंगे, लेबर को एम्प्लॉय करेगा। कम लेबर है तो उनको ज़्यादा घंटे काम कराना पड़ेगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर जनरली किस में होता है? कैपिटलिज्म में। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मॉड्यूल के छोटे छोटे लाइन से मैं ये दे रहा हूँ आप लोगों को एमसीक्यूज, इसलिए आप अगर एक बार ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद मॉड्यूल को बस गो थ्रू भी करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन रटने पढ़ने ध्यान से की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू भी करेंगे ना इस लेक्चर को देखने के बाद, आपको मिलेगा कि लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड बोथ ए एंड बी। जैसा मैंने बताया हर एक इकोनॉमिक सिस्टम के कई सारे नाम हैं, उसी प्रकार से कैपिटलिज्म का एक और नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक तो लेसेस फेयर इकोनॉमी, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बेटा कैपिटलिस्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड, इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सारे डिसीजंस होती है, जनरली गवर्नमेंट। Just wait for 1 minute. Let me adjust the mic. Okay. Correct answer is socialist economy. Yes. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम है, जिसके अंतर्गत एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से जैसे मैंने कहा था आखिरी के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े मज़ेदार होंगे, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन नंबर 12 है। इन सब क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते आप गलत करके आओगे। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है? अब बच्चा या तो सिर्फ इनकरेक्ट को देखता है या तो सिर्फ नॉट को देखता है और वो फटाफट से आंसर दे देता है। क्वेश्चन में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं इन 2 वर्ड्स को
तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यस और नो। अब इससे आपका जो आंसर के सोचने की प्रक्रिया है वो बड़ी आसान हो जाएगी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। दूसरा, सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। सी, इन अ प्लान्ड इकोनॉमी देयर इज अ मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट, सॉरी, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। देखिए क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो देखिए पहला बोल रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। जैसे ये नहीं होता है। देखिए कैपिटलिज्म के अपने फायदे हैं, सोशलिज्म के अपने फायदे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो हमेशा एक गोल्डन पाथ की तरह काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो तो क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरा है सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे मैं छोटा सा, एक मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इन अ प्लान्ड इकोनॉमी देयर इज अ मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्सिमम अनएम्प्लॉय, क्या प्लान्ड इकोनॉमी में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट होता है? नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी बात करती है वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर की। यहाँ पे मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब ये दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए और सी। तो डी वाला तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बेटा? करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे इससे हमको क्या चीज़ें समझ में आती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पहला, सीख, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। जब आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। करेक्ट स्टेटमेंट निकालने बोला है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। अगर बोल रहा है नॉट इनकरेक्ट तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो नॉट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब गलत, नॉट का मतलब नहीं, गलत नहीं। कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है ना। तो आपको फिर क्या करना है, एक एक करके ऑप्शन को पढ़ना है, समझना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो पॉइंट आउट करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। और फिर आपको आंसर टिक करके आना है। ध्यान रखना है, टाइम टेकिंग है, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज टेकन अवे इन सोशलिज्म। सोशलिज्म में इनमें से कौन से राइट को ले लिया जाता है? पहला है फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रॉम द कंज्यूमर, दूसरा है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है राइट टू गेट एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं बात करूँ सोशलिज्म की तो सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिल्कुल बात नहीं करता है। ठीक है। सोशलिज्म का धारणा यही है कि जो है सब कुछ सरकार का। अब इससे रिलेटेड ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से समझना। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लाया। इनका क्या थॉट प्रोसेस था ना, ये समझिएगा। कार्ल मार्क्स कहता है ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा, यूँ कहें कि बिजनेसमैन बहुत क्रूअल होते हैं। ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, सारा काम वर्कर्स करते हैं, सारा प्रोडक्शन वर्कर्स करते हैं।
ये तो सिर्फ आपको यूज करते हैं और सामान बेच के अपना पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं और आपको छोटा सा हिस्सा देते हैं। तो क्यों ना ये जितने भी बिजनेसमैन हैं इनको हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, सिर्फ सरकार रहे और आप लोग करो काम, आप लोग काम करो, जितना प्रॉफिट है सब आपका, सरकार इसकी देखरेख करेगी। और जब आप लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ तो सरकार को भी हटा दो। ये थॉट था कार्ल मार्क्स का, जिसको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा, और अब उसका बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा था कि किसी भी का आज की डेट में मतलब कोई भी इकोनॉमी आज की डेट में प्योरली सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है, प्योरली सोशलिस्ट नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कौन सा राइट सोशलिज्म ले लेता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल के हिसाब से, तो स्पेसिफिक लाइन आपका दिया हुआ है डीमेरिट ऑफ सोशलिज्म में, दैट इज सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहां पे समझना कि अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, साथ ही साथ कंज्यूमर जो होता है ना, कंज्यूमर के पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती है, कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती है। जो स्टेट ने कह दिया कि ये प्रोडक्शन होगा वही प्रोडक्शन होगा, स्टेट ने जो कह दिया यही कंजम्पशन होगा तो वही कंजम्पशन होगा। तो ये दो राइट जो है वो सोशलिज्म ले लेता है आपसे, पहला राइट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। क्लियर है बेटा? अब देखो ये क्यों ये एमसीक्यू मैंने बनाया है। जब आप डीमेरिट ऑफ सोशलिज्म में देखेंगे तो जो बी ऑप्शन का जो है वो स्पेसिफिक लाइन दिया हुआ है, दैट इज सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट सच एज द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप 7th पॉइंट देखोगे तो इसमें लिखा है अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, देयरफॉर व्हाट द स्टेट प्रोड्यूसेस हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर। तो एक तरीके से तो फ्रीडम ऑफ चॉइस भी सोशलिज्म ले ले रहा है ना। तो यहां पे करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, ठीक है बेटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से ये लेक्चर देखते रहिएगा बेटा, पूरा सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है। तो आपको क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है इसमें से। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब स्टेटमेंट क्या बोलता है। पहला, कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली। क्या कैपिटलिज्म से मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दूसरा बोल रहा है इन कैपिटलिज्म प्रोड्यूसर ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। बिल्कुल, कैपिटलिज्म में प्रोड्यूसर कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ऑप्शन बोल रहा है इन सोशलिज्म प्राइसेस आर जनरली एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। क्या सोशलिज्म में प्राइसेस जो हैं वो सरकार तय करती है? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इनमें से जब तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सॉरी, इनमें से एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अरे हाँ या नहीं, इनमें से एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारा ही करेक्ट है। तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। अब जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, यार ऐसा तो होता नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि इतनी मेहनत से अगर कोई एमसीक्यू बना रहा है तो उसमें नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दे दे। बेटा यही खासियत है, ICAI इज अनप्रिडिक्टेबल। अभी आपने सितंबर 2025 का अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, हमने एनालिसिस किया है इसी चैनल पे कई सारे क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिए हैं जो बच्चा जनरली कंप्लीटली स्किप करता है। 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसको बच्चा जनरली स्किप करके जाता है। तो 20 नंबर का लगभग ऐसा क्वेश्चन ICAI अपने मॉड्यूल से ढूंढ के निकालती है जिसको जो उसको पता है कि बच्चा तो इसको डेफिनेटली इग्नोर करेगा, फैकल्टी भी इसको इग्नोर करेगा, ऊपर से या तो निपटा देगा या तो खत्म कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ लिया, ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस, अगर आपने बहुत अच्छे से मॉड्यूल नहीं भी पढ़ी है तो। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन 15 है। अब जब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये है तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, लेकिन आपके मॉड्यूल में ये लाइन दी हुई है बेटा, आपको ढूंढना है ये लाइन कहाँ पे दी है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट। कौन सा स्टेट जो है कंप्लीटली टोटलिटेरियन है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा, जस्ट वेट फॉर मिनट, एक कॉल आ रहा है। थोड़ी देर के बाद आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, टोटलिटेरियन स्टेट का मतलब क्या होता है। टोटलिटेरियन का मतलब होता है जिसमें कंप्लीट कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, कंप्लीट कंट्रोल। बताइए ऐसी कौन सी कंट्री है। यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। अगर कोई बच्चा पढ़ा भी नहीं है, और आज की डेट में बच्चे तो सोशल मीडिया और फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, ये सबसे तो बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, एडिक्टेड हैं, है ना। तो उनको पता है नॉर्थ कोरिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल सरकार का है। किम जोंग उन ने एक पूरी लिस्ट निकाली है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों का हेयर स्टाइल कैसे होगा। उसने जो लिस्ट निकाली है उसी लिस्ट में से या उसी हेयर कट टाइप में से ही आपको कोई हेयर कट चूज करवाना है। आप कुछ भी अपने मन से हेयर कट नहीं करा सकते, हेयर स्टाइल नहीं करा सकते। अगर कोई उनका ऑफिसर हल्का सा भी झपकी मार लिया, उसको तोप से बांध के उड़ा देता है। एक ऑफिसर ने उनकी बेटी उसकी बेटी के कान में कुछ कह दिया, उसको उसने ख़त्म कर दिया, या कुछ तो जेल वेल की सज़ा दे दी। मेरे ख्याल से तो जेल की वहाँ होती नहीं सज़ा, सीधा ख़त्म ही कर देते हैं। तो नॉर्थ कोरिया इज़ द मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट। आपको बताना है नॉर्थ कोरिया कौन से टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम से बिलोंग करता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। अब यहाँ से 5 क्वेश्चंस आ गए, आखिरी के 5 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अब ट्रेलर ऊपर देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 और एक और क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या खासियत है इन आखिरी के 5 क्वेश्चंस की, कि आपको ये जो चार के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ना, इससे लगभग आपके 20 और क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा जब हम ये पूरे 20 क्वेश्चंस कर लेंगे तो। ठीक है बेटा, इसलिए ध्यान से सुना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोले तो गलत है ना, हमको क्या फाइंड आउट करना है, गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ए, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट, कि एडमिनिस्टर्ड प्राइस जो है वो सरकार तय करती है, मार्केट फोर्सेस तय नहीं करते हैं। प्लैंड इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज होता है, बिल्कुल ये ऊपर हमने देखा था। देयर इज ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट और ये सब पे नहीं होता है। सरकार जो है वो वेलफेयर मोटिव पे काम करती है। उन्होंने बना दिया जो गुड्स, वही गुड्स बिकेंगे। इसमें आपका कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। जब कंपटीशन होता है तो कंपनीज क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, भाई देखो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, इनका खराब है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है,
यहाँ नहीं होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और चौथा क्या है, कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी हैं और सोशल सेक्टर भी हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंज्यूमर सोवरेनिटी का बिल्कुल ध्यान रखते हैं अगर उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? नॉट इनकरेक्ट, गलत नहीं है। क्या गलत नहीं है मतलब क्या सही है, ये पहचानना है। कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। पहला, प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड। नो, इट इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। दूसरा, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नो वन इज फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस। क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसी के पास इकोनॉमिक चॉइस करने का अधिकार नहीं होता है? होता है भैया, इसी में तो सबसे ज्यादा होता है। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन कह रहा है देयर मे एग्जिस्ट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ड्यू टू अनप्लैन्ड प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म में ये एक बड़ा डीमेरिट है कि अगर अनप्लैन्ड प्रोडक्शन हुआ, मतलब ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की स्थिति उत्पन्न हुई, तो इससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ सकती है। ये है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। फिर से वही पूछ रहा है, नॉट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट गलत, नॉट नहीं, गलत नहीं मतलब सही। कौन सा स्टेटमेंट सही है सोशलिज्म के पर्सपेक्टिव से? पहला क्या पूछ रहा है, देयर में बी लेस चांसेस ऑफ रेड टेपिज्म। बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा रेड टेपिज्म यही होता है। रेड टेपिज्म का मतलब लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा हावी किसमें होती है? जहां पे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है ना। मतलब भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। प्राइवेट में थोड़ी ना भ्रष्टाचार होता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। जितने लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगा, जितने लेवल पे आप मतलब जितने लेवल से हो के आपका फाइल गुजरेगा, उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होते जाएगा। ये तो सच्चाई है। आपको छोटा सा भी काम अगर सरकारी विभाग से कराना है तो वहाँ पे बिना घूस लिए काम कोई करता नहीं है। ये सत्य बात है। जहाँ पे सोशलिज्म का ही, जहाँ पे पूरा सिस्टम ही गवर्नमेंट चला रही हो, वहाँ पे सोचिए कितना ज़्यादा चांस होगा रेड टेपिज्म का। दूसरा, ह्यूज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तीसरा बोल रहा है कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? ह्यूज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नहीं, यहाँ पे पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ पे? सोशलिज्म में। भाई लेबर अच्छा काम करे, बुरा काम करे, कोई मतलब नहीं है। उसको जो मिलना है वो मिलेगा। इसलिए तो सरकारी नौकरी सब कोई चाहता है। क्यों चाहता है? सरकारी नौकरी का एक चीज़ फिक्स है, आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा सीनियरिटी बेसिस पे, एक्सपीरियंस के आधार पे, नंबर ऑफ ईयर्स आपने कितना काम किया उसके आधार पे। भले आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, मतलब नहीं है। पर्सनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी? तरक्की होगी। तो वहाँ पे पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यहाँ नहीं दिया जाता है। अगला बोल रहा है क्या? कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये बिल्कुल करेक्ट है। सोशलिज्म में फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता है बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सही नहीं। सही नहीं बोले तो गलत। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आपको गलत विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, बिल्कुल गलत। पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस का सबसे ज्यादा रोल होता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ये भी गलत है।
कंपटीशन होता है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, ये भी गलत है। कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है यहाँ पे। ऑल ऑफ द अबव, सारे गलत हैं क्या? हाउ, सारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है, कौन सा गलत है आपको बताना है सोशलिज्म के बारे में। इट एंश्योर्स द राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल द पीपल। इट एंश्योर्स द राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल द पीपल, ये बिल्कुल सही है। द सिटीजन्स फील सिक्योर ड्यू टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी सही है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी होती है, भाई गवर्नमेंट जॉब लग गया, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी, पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, काम करें ना करें। तीसरा है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज प्रैक्टिकेबल, ये बिल्कुल गलत है बेटा। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म प्रैक्टिकेबल नहीं है। कोई भी कंट्री आज के डेट में प्योरली सोशलिस्ट नहीं है, प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं, मिक्स्ड है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा गलत है स्टेटमेंट? तो सी ऑप्शन गलत है विद रिस्पेक्ट टू सोशलिज्म। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा आप सभी बच्चों को। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। 40 एमसीक्यूज में आपका 2 यूनिट कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल के पीछे भी 35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो जो 35 क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं, ये मैंने खुद से बनाए हैं। मतलब टोटल 40 + 35 75 क्वेश्चंस आपके टोटल चैप्टर नंबर 1 से प्रैक्टिस के लिए हो चुके हैं। आपको ये पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं दोनों ही यूनिट के आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन पे आपको बताना है आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये पूरा जो सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आपका फीडबैक, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी हो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट टेलीग्राम पे मैं मैसेजेस थोड़ा लेट देखता हूँ, यूट्यूब के कमेंट मैं तुरंत देखता हूँ, इसलिए प्लीज़ यूट्यूब पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।